नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम का सपना 56 साल बाद पूरा हो गया। इस प्रोजेक्ट की नींव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने रखी थी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने 138 मीटर ऊंचे सरदार सरोवर डैम का इनॉग्रेशन किया। मोदी ने डैम पर ही मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। नर्मदा नदी की अविरल धारा पर इंजीनियरिंग का चमत्कार, मां नर्मदा की भक्ति का जीता जागता प्रतीक है। देश को मिला दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। 56 साल बाद सरदार सरोवर बांध का सपना हुआ साकार। कैनाल नेटवर्क इंजीनियरिंग मिरेकल है। साल 1961 में जिस बांध की नींव प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, 56 साल बाद उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भव्य समारोह में पीएम मोदी ने मंत्र दिया कि सरदार सरोवर बांध से पश्चिम को पानी और पूरब को बिजली मिलेगी। पश्चिम को पानी मिले, पूरब को बिजली मिले, गैस मिले, ताकि मेरा पूरब भी ताकतवर बने, मेरा पश्चिम भी ताकतवर बने और मेरी भारत मां की दोनों भुजाएं सामर्थ्यवान बने। उस योजना को लेकर के हम काम करें। 65,000 करोड़ की लागत से बना ये बांध देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन नर्मदा पर बने इस प्रोजेक्ट के सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए और सियासत भी खूब हुई। यही वजह है कि मेगा डैम के मेगा शो पर प्रधानमंत्री मोदी खूब गरजे। भाइयों बहनों, हमने भी ठान ली थी, वर्ल्ड बैंक और नो वर्ल्ड बैंक, हम भारत के पसीने से सरदार सरोवर डैम बना के रहेंगे। और आज इसने बना दिया। कितनी मुसीबतें हुई है, किसने मुसीबत की है, मेरे पास कच्चा चिट्ठा है, लेकिन वो राजनीति मुझे करनी नहीं है, उस रास्ते पर मुझे जाना नहीं। सरदार सरोवर डैम के सफर में 56 साल लग गए। पीएम मोदी ने कहा कि जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहेब अंबेडकर ने देखा था, वो अब पूरा हुआ। दो महापुरुष अगर कुछ और साल जीवित रहे होते तो ये सरदार सरोवर डैम 60-70 के दशक में ही बनकर के ये पश्चिम के सारे राज्य सुजलाम सुफलाम बन गए होते। सरदार सरोवर बांध के जरिए गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाने की तैयारी है। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए बिजली पैदा करना भी है। यही वजह है कि मेगा डैम की जितनी ऊंचाई है, उतनी ही चर्चा भी है। गुजरात में चुनाव है और प्रधानमंत्री ने पाटीदार और दलित समुदाय को आकर्षित करने के लिए कहा कि अगर सरदार साहब और आम्बेडकर जीवित होते तो सरदार सरोवर बांध 60-70 दशक में ही बन जाता। डभोई से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे डैम से 4 राज्यों को सीधा फायदा होगा। दावा किया जा रहा है कि इससे पैदा होने वाली बिजली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात को रोशनी देगी, जबकि राजस्थान को भी पानी मिलेगा। जिस सपने को सरदार पटेल ने देखा था, जिस ख्वाब को पंडित नेहरू ने संजोया, वो सपना 56 साल बाद पूरा हो गया। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा सरदार सरोवर बांध गुजरात के डभोई में बनकर तैयार हो गया। पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित कर दिया। मां भारती को हिंदुस्तान का एक बड़ा सरदार सरोवर डैम सौगात में देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138 मीटर है। इस बांध की जल ग्रहण क्षमता 4.73 मिलियन क्यूबिक है। इस बांध में 30 दरवाजे हैं। हर दरवाजे का वजन 450 टन है। 56 साल में बने इस बांध पर करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस बांध से करीब 10 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 4 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इससे सालाना 1 अरब यूनिट तक जल विद्युत उत्पादन की संभावना है।
सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पावर सप्लाई होगी। हालांकि इस बांध को लेकर शुरुआती दौर में सभी राज्यों में सहमति नहीं बन पाई थी। ये पारस रूपी मां नर्मदा का स्पर्श धरती के जिस कोने में होता है वो स्वर्णिम बन जाती है भाइयों बहनों। और इसलिए भारत के स्वर्णिम भाग्य का काम ये नर्मदा मई पारस रूपी मां के द्वारा होने वाला है, ये मैं देख रहा हूं। बांध पूरा भर जाने पर गुजरात की पेयजल और सिंचाई की जरूरतें 6 साल तक पूरी हो सकेंगी। गुजरात के 15 जिलों के 3,137 गांव के 18.45 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। बांध के जरिए बनने वाली बिजली का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात को भी इस बांध के जरिए बनने वाली बिजली सप्लाई होगी। सरदार सरोवर के बिजली संयंत्रों में पूरी क्षमता के साथ रोजाना लगभग 1,450 मेगाटन पन बिजली का उत्पादन होगा। बिजली का सबसे ज्यादा 57% हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलेगा। महाराष्ट्र को 27 और गुजरात को 16% बिजली मिलेगी। राजस्थान को सिर्फ पानी मिलेगा। सरदार सरोवर बांध से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायदा मिलेगा। सरदार सरोवर बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है, जिसका मकसद है गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना। सभी राज्यों ने यहाँ पर अपने अपने जो बिजली की जो लाइन है वो लगाई गई है। आप देख सकते हैं ये 400 kV लाइन जो है धुले महाराष्ट्र की है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की भी लाइन यहाँ पर है और गुजरात को भी इससे बिजली मिलती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि गुजरात को इस परियोजना से पानी और बिजली दोनों मिलती है और आसपास के राज्यों को ज़्यादा बिजली मिलती है। जो पानी अब तक बर्बाद हो जाया करता था, जो पानी समंदर में मिल जाया करता था, उस पानी को बचाने में सरदार सरोवर बांध अहम भूमिका निभाएगा। गुजरात के डभोई से पूर्व पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पीएम नरेंद्र मोदी का हर अंदाज दूसरे नेताओं से जुदा है। उनका ये अलहदा अंदाज जन्मदिन पर भी नजर आया। वो अपना जन्मदिन गुजरात की धरती पर मना रहे हैं, जबकि देश भर में उनके समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता जश्न और दुआओं में जुटे हैं। फिजा में हैप्पी बर्थडे की गूंज और आवाम का इस्तकबाल करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के अमरेली के लोगों के लिए ये पल बेहद खास है, क्योंकि 67वें जन्मदिन के मौके पर खुद पीएम मोदी उनके बीच पहुंचे। दोनों ओर लोगों का भारी हुजूम और बीच में आहिस्ता आहिस्ता गुजरता काफिला। हर कोई पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए बेताब नजर आया। इस खास लम्हे को यादगार बनाने में पीएम ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का तहे दिल से शुक्रिया किया। दिल्ली के सियासी भागम भाग से दूर पीएम मोदी गुजरात में अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे हैं, वो भी अलग अंदाज में। गुजरात के डभोई में सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन कर उन्होंने देश को रिटर्न गिफ्ट से नवाजा। देश भर में पीएम मोदी के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को यादगार बनाने में जुटे हैं। सूरत में समर्थकों ने 68 फीट लंबा और 680 किलो का केक काटा। इस केक में प्रधानमंत्री के अलग अलग स्लोगन की थीम भी शामिल की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी कई तरह की थीम के साथ केक काटकर पीएम के बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। सूरत में 680 किलो का केक काटा गया तो दिल्ली में 567 किलो का एक विशाल लड्डू तैयार किया गया। सुलभ इंटरनेशनल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम के अलग अलग दौरों और उनकी रैलियों की तस्वीरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान स्वच्छ भारत मुहिम को समर्पित एक किताब का अनावरण भी किया गया। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, स्वच्छता ही सेवा है। तो अब ये है कि अब से लेके इसको स्वच्छता हर जगह स्वच्छ, सब जगह साफ रहे, गंदगी नहीं फैले। अपने भी करना है, दूसरे को करना है कि गंदगी कोई न करे और साफ रखे। तो ये जन जन तक पहुंचाना है। और जो एक उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो गंदगी को साफ नहीं करेगा उसको वंदे मातरम कहने का कोई अधिकार नहीं होगा।
ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इस लड्डू को तैयार करने में देसी घी का लड्डू है। आप देख रहे हैं ये जो कटआउट्स लगाए गए हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को भी ये लड्डू खिलाया गया है और इसके बाद ये जो लड्डू है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी भेजा जाएगा उनके जन्मदिन के मौके पर। साथ ही बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि पूरे देश में जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें, सफाई करें, गरीबों की सहायता करें और एक संकल्प लें कि हम भारत माँ को गंदा नहीं होने देंगे। देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर जश्न और दुआओं का दौर चला। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। टीम न्यूज़ नेशन। इधर लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। दिवाली से पहले ही आज लखनऊ में दीपावली मनाई जा रही है, पटाखे चलाए जा रहे हैं। दरअसल प्रोग्राम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का मौका है और इस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे पटाखे जलाकर यहाँ पे उनकी बड़ी सी जो है वो स्टैचू लगाई गई है और आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आतिशबाजी का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं कि ये जो गंज चौराहा है उसके पास विधानसभा के ठीक सामने का ये इलाका है और यहाँ पर पूरी ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई है। लोग जो ट्रैफिक में है वो फंसे हुए यहाँ पे आतिशबाजी बीच सड़क पर की जा रही है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे आतिशबाजी कर रहे हैं और इसकी वजह से आप देख सकते हैं जो है पूरा जो ट्रैफिक है वो रुका हुआ है सड़क पे ही। आतिशबाजी की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, उसके अवसर पर आतिशबाजी यहाँ पे कर रहे हैं और इसके वजह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी रोक दी गई थी। यहाँ पर बीच सड़क पर ही आतिशबाजी का ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर इसके लिए कोई परमिशन ली गई या सिर्फ अब बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस तरह से सड़क पर, बीच सड़क पर आतिशबाजी कर सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह, आम लोग परेशान। अब बात भारत के उस महायोद्धा की जिसे पूरा देश सलाम कर रहा है। भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह का शनिवार को निधन हो गया था। सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत के इस वीर सपूत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत के वीर सपूत अर्जन सिंह को पूरा देश नमन कर रहा है। महायोद्धा को पूरा मुल्क सलाम कर रहा है। तिरंगे से लिपटे उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके दिल्ली आवास 7A कौटिल्य मार्ग लाया गया, जहां हर कोई अपने हीरो का अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है, उन्हें सैल्यूट करना चाहता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेना के प्रमुख समेत कई खास हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ मार्शल अर्जन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वायुसेना के विमानों के साथ ही उन्हें बंदूकों की सलामी दी जाएगी। उनके सम्मान में सोमवार को दिल्ली के तमाम सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा, क्योंकि देश ने 1965 जंग का हीरो खो दिया है। वायुसेना के ऐसे जांबाज को खो दिया है जिसने 1 घंटे में ही दुश्मन की हार तय कर दी थी। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की लड़ाई में भारतीय वायुसेना की कमान अर्जन सिंह के हाथ में थी। तब पाकिस्तान की वायुसेना भारत के मुकाबले बेहतर नजर आ रही थी, क्योंकि उसे अमेरिका का समर्थन हासिल था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अखनूर में कब्जे के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम छेड़ दिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि भारत के पास अर्जन सिंह नाम का एक ऐसा महायोद्धा है जो अपने अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल से उसके सारे मंसूबे नाकाम कर सकता है। हुआ भी यही। अर्जन सिंह के नेतृत्व में भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सेना पर ऐसा जोरदार हमला किया कि उसे मुंह की खानी पड़ी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्शल अर्जन सिंह की उस जांबाजी को याद करते हुए उनके निधन पर संवेदना जताई।
महान योद्धा और भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह के निधन से मैं बेहद दुखी हूं। उनके परिवार और पूरे एयरफोर्स के लिए मेरी संवेदनाएं। वो दूसरे विश्व युद्ध के हीरो थे और 1965 में जिस तरह से उन्होंने एयरफोर्स की अगुवाई की, उस पर पूरे देश को गर्व है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और उनके गजब के जज्बे को याद किया। पीएम ने ट्वीट किया, कुछ दिन पहले मैं उनसे मिला था। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने मेरे मना करने के बाद भी सैल्यूट करने की कोशिश की। इस तरह का उनका अनुशासन था। शनिवार को भी पीएम मोदी मार्शल अर्जन सिंह का हाल जानने दिल्ली के आरआर अस्पताल गए थे। रक्षा मंत्री भी उन्हें देखने पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और 98 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना के इस सपूत ने आखिरी सांस ली। पूरा देश अपने इस नायक के निधन से गमज़दा तो है, लेकिन उनकी शौर्य गाथा हर भारतवासी के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। 3 ऐसे अधिकारी अब तक सेना के इतिहास में हुए हैं जो कभी भी रिटायर नहीं हुए। उनमें से एक अर्जन सिंह भी थे। भारतीय वायुसेना के इस वीर सपूत के योगदान को भारतवर्ष कभी नहीं भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देश के इस महान योद्धा को सलाम। इधर पाकिस्तान से अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को कवर देने के लिए वो सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है और आवाम को निशाना बना रहा है। ताज़ा मामला अरनिया सेक्टर का है, जहां बाशिंदे खौफ में हैं। हर दिन जख्म देने की कोशिश, हर दिन बेगुनाहों को टारगेट करने का प्लान। कभी गोलियों की बौछार तो कभी मोटार से प्रहार। सीमा पार से पाकिस्तान की कायराना हरकत कुछ इसी तरह से जारी है। घर मकान से लेकर स्कूल तक को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की डरपोक फौज अपनी खींच निकालने के लिए रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। घर की दीवारों पर नजर आ रहे गोलीबारी के निशान सबूत है पाकिस्तान की उस कायराना हरकत का, जो पिछले कई दिनों से सरहद पर नजर आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलाबारी करनी शुरू कर दी। न्यूज़ नेशन की टीम ने उस इलाके में जाने का फैसला किया, जहां पाकिस्तान की गोली लगातार लोगों को जख्मी कर रही है। अरनिया में पाकिस्तान ने देर रात जो फायरिंग की है, उस फायरिंग में एक महिला रत्नो देवी हैं, उनकी मौत हो गई है और ये हम उनके घर पर यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर देर रात यहाँ पर मोटार शेल जो है वो यहाँ पर आकर गिरा है और जिस समय ये मोटार शेल यहाँ पर गिरा है उस समय रत्नो देवी यहाँ उनका बाहर वॉशरूम है वहाँ जा रही थी और उनके पति, बेटा और बहू जो थे वो अंदर सोए हुए थे। वो भी इस फायरिंग में यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस मोटार ने किस तरीके से नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुँचाया है और किस तरीके का नुकसान जो है वो यहाँ पर अरनिया के लोगों को देखना पड़ा है। पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो कि रात को बहुत फायरिंग चल रही थी इधर। हम कहते हैं कोई सेफ जगह पर हमें लेके उधर हमारी पढ़ाई हो जाए। सर फायरिंग का जो खौफनाक मंजर है जो वो तो आप देख ही सकते हैं। इधर घरों में लोगों के सभी में खौफ ही खौफ है। हर तरफ एक जैसे परेशानी की लहर है लोगों के चेहरे पर। हर किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को जान माल का नुकसान हो रहा है, किसी को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सीमा से सटे गांव के लोग दहशत में हैं। न जाने कब कौन सी गोली उन्हें निशाना बना ले। अरनिया सेक्टर से शहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। इधर दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक कारोबारी के घर रेड डालने आए फर्जी इनकम टैक्स अफसरों की लोगों ने जबरदस्त धुनाई कर दी। पीटने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें दिल्ली के मालवीय नगर की हैं। ये तीनों इस घर में आए तो थे इनकम टैक्स के अफसर बनकर, लेकिन जल्दी ही इनकी पोल खुल गई। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये फर्जी इनकम टैक्स अफसर हैं, लोगों ने इनकी खातिरदारी शुरू कर दी। लाठी, डंडे और लात घूसे से इनकी पिटाई हुई और फिर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाकया रविवार सुबह 9 बजे का है।
घर के मालिक रमेश चंद अपनी दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी 3 लोग खुद को इनकम टैक्स महकमे से बताते हुए घर में दाखिल हो गए। घर में पड़ी करीब 15 लाख की नकदी उठाकर एक ने अपनी गाड़ी में डाल दी, जबकि बाकी 2 रमेश चंद से पूछताछ में लग गए। क्या कहते हैं, मेरे को अपना सर्च वारंट दिखाओ। तो इन्होंने क्या किया, वो मेरे साथ खाली कागज पकड़ा दिया, उसमें इनकम टैक्स की स्टैम्प लगी हुई थी। कह रहे हैं ये है, तो मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मेरे को शक हुआ, मैं बाहर की तरफ दौड़ने लगा तो 4-5 ने मेरे को पकड़ लिया। मेरे कपड़े फट गए, चोट लग गई हाथ में, पैर, कपड़े वो जमा कर लिया पुलिस वालों ने। इस बीच रमेश चंद को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने फौरन आरडब्ल्यूओ के अध्यक्ष को मामले की इत्तला दी। हमने इमीडिएटली अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो इनकम टैक्स में सीनियर ऑफिसर है, और मैंने उनसे इनकी बात कराई कि इस तरीके से ये आए हैं और इनके पास कोई पुलिस फोर्स भी नहीं है और ना ही इनके पास कोई सर्च वारंट है। तो उन्होंने कहा मेरी बात कराओ। मैंने उनकी बात कराई इनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्कुल फेक लग रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इनकम टैक्स के हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स का प्रोसीजर ही नहीं है इस तरीके का रेड का। रेड मारने आए इन फर्जी अफसरों ने जब ना तो अपना आई कार्ड दिखाया और ना ही सर्च वारंट, तो फिर लोगों को हकीकत समझते देर नहीं लगी। फिर क्या था, बाहर जमा करीब 150 लोगों की भीड़ ने इनके जमकर पिटाई की। दरवाज़ा खोल दिया और बाहर 150-200 लोग जितने थे सब आ गए और उन्होंने इनको पकड़ के कुटाई कर दी और इनको पकड़ के बिठा लिया। मैंने तुरंत SHO हमारे सांगवान जी है मालवीय नगर के, उनको इन्फॉर्म किया, जो विदिन 5 मिनट्स आ गए अपने पूरे दल बदल के साथ। ACP साहब भी आए और तफ्तीश में यही पता चला है कि ये सारे नकली हैं। पुलिस ने तीनों फर्जी अफसरों को हिरासत में बेशक ले लिया हो, लेकिन पूरे मामले में खाकी की भूमिका भी संदेह से परे नहीं। घर के मालिक का दावा है कि कुछ ऐसी घटनाएं उनके घर पहले भी घट चुकी हैं, लेकिन पुलिस का रवैया हिला हवाली वाला ही रहा है। बहरहाल पुलिस इन फर्जी इनकम टैक्स अफसरों का इतिहास खंगाल रही है, लेकिन इस घटना से हमें भी सावधान हो जाने की ज़रूरत है। कम से कम बिना पहचान पत्र देखे तो किसी को भी घर में एंट्री की इजाज़त तो नहीं दी जानी चाहिए। राम कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।